Good morning, friends. Today's topic for our discussion is gifts. We will be talking about gifts covered under the head income from other source under section 56 to subclause 10. Now, this is useful at intermediate as well as at final level. We will understand the definition of gifts, what all aspects are covered under gift, taxability of movable as well as immovable property. We will be covering up theoretical sessions along with practicals included here. First of all, let us start with definition of a gift. अगर हम उसको सिंपल तरीके से डिफाइन करें तो गिफ्ट इज समथिंग दैट इज रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, समथिंग विच इज रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट. पर यहाँ पे हमने इनकम टैक्स के अंदर एसएससी ने या फिर इंडिविजुअल ने ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर दी थी कि लॉ को फिर अमेंड करना पड़ा, और उस हिसाब से एज पर द न्यू अमेंडेड प्रोविजंस ऑफ द गिफ्ट्स the taxability has become severe. First of all, let us understand what do you mean by gifts under the head or under the income tax law. First, any sum of money or a value of property received without consideration or inadequate consideration to be taxed in the hands of recipient. A gift is something which is received either in the form of money, that is cash gifts, or in terms of प्रॉपर्टी. फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉपर्टी की डेफिनेशन स्पेसिफिकली दी गई है, तो डू नॉट एस्टिमेट द डेफिनेशन ऑन योर ओन और डू नॉट जस्ट थिंक कि प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे अब रियल एस्टेट की बात करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टी, विल बी डिस्कसिंग इट फर्दर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफाइन गिफ्ट एज समथिंग विच इज रिसीव्ड इन फॉर्म ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी. तो अगर पैसे दे रहा है कोई आपको इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, या फिर कोई बंदा आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है, और वो गिफ्ट और प्रॉपर्टी विद कंसिडरेशन हो सकती है, विदाउट कंसिडरेशन हो सकती है, या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के साथ हो सकती है, तो इन दैट सिचुएशन जो गिफ्ट रिसीवर है, द पर्सन हु इज रिसीविंग द गिफ्ट, दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी. तो प्रॉपर्टी अंडर गिफ्ट इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी डिफाइंड एज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन. यहाँ पे लिस्ट दी गई हुई है, सिर्फ वही चीजें डेफिनेशन में कवर होगी फ्रेंड्स. इट इंक्लूड्स शेयर सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, बुलियन और एनी फॉर्म ऑफ आर्ट. तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में जो चीजें दी गई हुई है, सिर्फ वही चीजें यहाँ पे कवर होगी. उसके अलावा अगर कोई गिफ्ट आपको मिल रही है या फिर आप गिफ्ट दे रहे हैं, यहाँ पे मैं गिफ्ट मिल रहे हैं की बात ज्यादा करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स taxability of gift is defined from the viewpoint of recipient, the person who is receiving the gift. तो हम उसकी बात ज्यादा करेंगे. तो इसके अलावा अगर कोई गिफ्ट्स मिल रही है तो यहाँ पे वो कवर नहीं होगी. से फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज गिफ्टिंग मी अ कार. तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में कहीं पे भी कार नहीं दिया गया हुआ है, तो दैट वोंट बी कवर्ड अप हियर. इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रेंड्स, दैट्स वेरी इजी, इट इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग और बोथ. नाउ तो हम उसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, अंडरस्टैंड इट फ्रेंड्स. स्ट्रेट अवे आप जंप मत कर जाइएगा. गिफ्ट्स का क्लॉज या फिर गिफ्ट का कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो, या फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, आप स्टार्ट कैसे करेंगे. सबसे पहले तो ये डिफाइन कीजिए कि आपको सम ऑफ मनी, दैट मीन्स हार्ड कैश मिली हुई है, या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है. सपोज आपको कोई प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसका फर्दर आप बाइफर्केशन करेंगे कि वो प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल है या फिर इमूवेबल है. अगर वो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो फिर से आप देखिए कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी के इंक्लूसिव डेफिनेशन लिस्ट में फॉल होती है कि नहीं. एंड इफ योर आंसर कम्स यस, सो आई नीड 3 साइमल्टेनियस यस. इफ योर आंसर इज यस, देन द पॉइंट ऑफ टैक्सेबिलिटी कम्स इनटू द पिक्चर. तो टैक्स कैसे लगेगा, किस हिसाब से लगेगा, कितनी अमाउंट पे टैक्स पे करना है, वी विल डिस्कस दैट. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट विद द वर्ड्स ऑफ द लॉ. What does the law say? If any sum of money is received without consideration and the value of which exceeds in aggregate of rupees 50,000. Now this is important friends. When you use this word in aggregate, that means it is in total. अगर in total उसकी amount 50,000 से ज़्यादा हो रही है, this means suppose there are 3 friends of mine, A, B and C. A is gifting me 20,000 rupees cash at my birthday, say for example. B is gifting me 25,000 rupees and C is gifting me 10,000 rupees. So 20 plus 25 plus 10, which comes to 55,000. Now that 55,000 rupees friends is exceeding rupees 50,000. तो entire 55,000 amount taxable हो जाएगी, ना कि 5,000. समझिए फ्रेंड्स, ये exemption limit जैसा नहीं है. entire amount of 55,000, क्योंकि वो amount 50,000 से
ज्यादा हो रही है तो वो कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। यहां पे हम देखेंगे एग्रीगेट इन ए फाइनेंशियल ईयर एंड इंक्लूडिंग ऑल पर्सनल्स, तो यहां पे इंडिविजुअल वाइज हम नहीं कैलकुलेट करेंगे और ना ही ओकेशन वाइज, इन टोटल दैट मींस सालाना पूरे साल में अगर कोई गिफ्ट्स मुझे दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश और उसकी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा हो रही है, फ्रेंड्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गिफ्ट एंड दैट इज गिफ्ट इफ इट इज रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। डिफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था कि गिफ्ट्स दो प्रकार की हो सकती है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश गिफ्ट्स और इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। यहां पे हम बात कर रहे हैं अगर कोई बंदा या बंदी आपको कैश गिफ्ट्स दे रहा है, समवन हु इज गिविंग यू गिफ्ट इन द फॉर्म ऑफ कैश, अगर वो एग्रीगेट इन 50,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड हो रही है तो वो एंटायर अमाउंट टैक्स हो जाएगी। तो अब दूसरा पॉइंट लेके आते हैं कि जो गिफ्ट है वो कैश में, इट्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में गिफ्ट आपको दो तरीके से मिल सकते हैं, एक विदाउट कंसिडरेशन, सेकेंड इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन मतलब वो चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। से फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड ऑफ माइन मुझे ज्वेलरी गिफ्ट कर रहा है, तो फ्रेंड्स कैश गिफ्ट में तो यू कैन सी द अमाउंट बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कैश। मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो वो जो सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस और सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स थी उसमें से अगर कुछ मुझे गिफ्ट में मिल रहा है, ज्वेलरी मिल रही है तो फ्री में मिल रही है, तो वो कैसे टैक्स होगी? तो इफ द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट एक्सीड्स ₹50,000 देन द फुल अमाउंट इज टैक्सेबल। दैट मींस उस ज्वेलरी की FMV, फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग हियर अबाउट सेक्शन 50D ऑफ कैपिटल गेन। वहां पे हमने क्लियर, वहां पे एक पॉइंट आया था जिसका नाम था फेयर मार्केट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक एसेट्स। दिस इज यूजफुल टू इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल लेवल। तो वो फेयर मार्केट वैल्यू अगर उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, दैट मींस अगर वो ज्वेलरी की वैल्यू 50,000 से ज्यादा हो रही है देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर 50,000 से कम है तो फिर टैक्सेबिलिटी का पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन से मिल रही है, दैट मींस थोड़ा बहुत मैं दे रहा हूं, पूरी तरह से फ्री में नहीं मिल रही है, आई एम नॉट रिसीविंग इट एंटायर अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ द एंटायर प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, बट देयर आर सर्टेन कंसिडरेशन दैट आई एम गिविंग इन रिटर्न। वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। 1 लाख की ज्वेलरी है और मैं सपोज उसको 20,000 रुपए दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ टोकन कंसिडरेशन, दैट इज इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो टैक्सेबिलिटी कैसे होगी यहां पे समझिएगा फ्रेंड्स कि वो 1 लाख की चीज है, वो जो मुफ्त में नहीं मिल रही है, आई एम नॉट रिसीविंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट, आई एम पेइंग अ मनी बट आई एम पेइंग ओनली 20,000 फॉर द गुड्स हुज वैल्यू इज 1 लाख रुपीज। तो द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट डज द लॉ से? द डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू and the consideration exceeds ₹50,000, then such difference amount is taxable. Now that means 1 लाख रुपए की ज्वेलरी है और मैं उसको 20,000 रुपए दे रहा हूं, तो the difference that is 1 lakh minus 20,000, 80,000 rupees, is 80,000 greater than 50,000? And your answer is yes. As 80,000 is greater than 50,000, वो 80,000 will be taxable in the hands of recipient. 80,000 rupees difference amount would be taxable. समझिएगा friends, difference amount is taxable in the hands of recipients. That means if a movable property is received, that movable property is received either without consideration or inadequate consideration. अगर without consideration है fair market value, inadequate consideration है तो fair market value and the consideration that you are paying. अगर वो difference 50,000 से ज्यादा है friends, in that situation it will be, the difference would be taxable in the hands of recipient. That was about movable property. The second one friends is immovable property. तो मूवेबल प्रॉपर्टी में हमने देखा फ्रेंड्स कि हम FMV कंसिडर करते थे। सिमिलरली इमूवेबल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अगेन देयर कैन बी 2 सिनेरियोस, इट कैन बी विदाउट कंसिडरेशन और इट कैन बी फॉर एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर विदाउट कंसिडरेशन है, से फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंड मुझे अपना फ्लैट गिफ्ट कर रहा है हुज वैल्यू इज 10 lakhs, तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लेंगे? विदाउट कंसिडरेशन है तो विल बी कंसिडरिंग, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मूवेबल प्रॉपर्टी, वी विल बी कंसिडरिंग द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दैट इज SDV, दैट इज सेक्शन 50C जो कैपिटल गेन में आया था। सेक्शन 50C के हिसाब से इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी एक्सीड्स ₹50,000 देन द होल अमाउंट इज टैक्सेबल। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी थी तो हम फेयर मार्केट वैल्यू लेते थे, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स विदाउट कंसिडरेशन में होते ही नहीं है। कोई आपको कैश गिफ्ट दे रहे
और वो अगर 50,000 से ज़्यादा हो रहा है, इफ़ इट इज़ एक्सीडिंग 50,000 इन एग्रीगेट, फुल्ली टैक्सेबल। अब अगर कोई आपको सपोज ज्वेलरी दे रहा है और उसकी FMV फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो रही है, अमाउंट इज फुल्ली टैक्सेबल। समवन इज गिफ्टिंग यू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो रही है, फुल्ली टैक्सेबल। प्रॉब्लम्स आते हैं जब हमें इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिलता है, और जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें फ्रेंड्स, और उसमें अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, पहले तो इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हम प्रोविजंस ऑफ लॉ में जाते हैं। सपोज कोई मेरा फ्रेंड है, वो मुझे 10 लाख की प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए की है, वो मुझे दे रहा है और मैंने उसको सामने सिर्फ 1 लाख रुपए दिए हैं। So someone is gifting me a property of rupees 10 lakh and I am giving him a consideration of rupees, inadequate consideration of rupees 1 lakh. तो ये तो डेफिनेशन हो गई गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन की। तो उसमें टैक्स कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? तो सबसे पहले तो हम फ्रेंड समझ लेते हैं कि लॉ क्या कहता है। तो व्हाट डज द लॉ से? द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द कंसिडरेशन इज टैक्सेबल इफ सच डिफरेंस इज मोर देन, अगेन फ्रेंड्स, if the difference between stamp duty value and consideration is taxable if such difference is more than, that means वो ज़्यादा होना चाहिए। Remember friends, this is important, such difference is more than, ये practicals में काम आएगा। more than क्या? higher of two things, 5% of consideration और rupees 50,000। तो ये तो हो गए प्रोविजंस ऑफ लॉ, एंड आई कैन डेफिनेटली से कि उसको डायरेक्टली प्रोविजंस में समझना मुश्किल है। तो लेट अस मेक इट वेरी सिंपल फ्रेंड्स। सबसे पहले तो डिफाइन कीजिए कि ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके बाद फ्रेंड्स फाइंड आउट द 5% वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। दैट मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी है, वही एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, 1 लाख रुपीज मैं कंसिडरेशन दे रहा हूं, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दैट 5% ऑफ कंसिडरेशन, 1 लाख के 5% विच कम्स टू 5,000। इज दैट 5,000? फ्रेंड्स अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, ओनली देन गो टू द वर्ड्स ऑफ द लॉ। इज दैट 5,000 ग्रेटर देन 50,000? ज्यादा है? एंड इफ योर आंसर इज नो, 5,000 is not more than 50,000. In that case, the difference between stamp duty value and consideration is not taxable. तो समझिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कैलकुलेशन आपको करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हायर ऑफ 5% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000। तो 5% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000, उसमें से जो हायर अमाउंट आती है उसको हम कंपेयर करेंगे डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन से। सो पहले तो डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन क्या होती है? तो 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख, उसको आप साइड में रख दीजिए, 9 लाख रुपए। उसके बाद 5% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000, 5% ऑफ कंसिडरेशन और रुपीज 50,000। तो 5% ऑफ कंसिडरेशन होता है 1 लाख के 5%, वो हो जाएंगे 5,000 रुपए, और रुपीज 50,000। तो हायर कौन सा हो जाता है? 50,000 रुपीज। सो द डिफरेंस विल बी टैक्सेबल इफ सच डिफरेंस इज मोर देन। तो क्या वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हो रहा है फ्रेंड्स? एंड इफ योर आंसर इज यस, वो डिफरेंस 50,000 से ज्यादा हो रहा है, हो जाएगा। कैसे? हायर ऑफ 5% ऑफ कंसिडरेशन और 50, दैट इज 50,000 और 5,000, उसमें से हायर क्या है? 50,000, और वो डिफरेंस से ज्यादा है। डिफरेंस कितना था? 9 लाख का। 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख, 10 लाख माइनस 1 लाख 9 लाख, एंड इसमें से हायर क्या था? 50,000। इज 9 लाख हायर देन 50,000? एंड द आंसर इज यस। इन दैट सिचुएशन 9 लाख रुपए पूरे टैक्सेबल हो जाएंगे। सो इन सिंपल, सबसे पहले तो आप क्या फाइंड करेंगे? डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन, उसको आप साइड में रख दीजिए। उसके बाद 5% ऑफ कंसिडरेशन और रुपीज 50,000, उसमें से जो हायर अमाउंट है उसका जो आंसर आता है 5% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000, उसका जो आंसर आता है उसको आप कंपेयर करेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन के डिफरेंस से। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 50,000 यहाँ पे, या तो फिर 5% ऑफ कंसिडरेशन से, तो फिर वो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्लियर फ्रेंड्स। नाउ लेट अस सी सर्टेन एग्जांपल्स। सी, Mr. X received gold from one of his friend on the occasion of his birthday. The fair market value of gold is 85,000 and he receives gifts in the following manner, free of cost and for a consideration. Friends, I won't be going in depth here because I am well aware कि ये provisions हमने study कर लिए हैं। As you are aware, अगर वो gift free of cost मिल रही है तो फिर उसकी FMV that is 85,000 will be taxable,
fully taxable. And on the other hand, if it is received for a consideration of 15,000, so the difference between fair market value and consideration, which is 85,000 and 60,000, I have already calculated it for your reference. In the first situation, a gift is received free of cost, FMV is 85,000, and hence it will become fully taxable in the hands of Mr. X. In the second scenario, the difference, as the difference is exceeding rupees 50,000, the difference of rupees 60,000 will be taxable in the hands of recipient. I hope this is getting clear friends. This is easy. कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट होंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी में, और उसमें भी अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आपको मिल रहा है तो, क्योंकि अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन आपको मिल रहा है फ्रेंड्स, तो ये जो पॉइंट है वो आप समझ लीजिएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. यू नीड टू कंसिडर द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन इज टैक्सेबल. अगर वो डिफरेंस ज़्यादा है, दैट मीन्स वो डिफरेंस कंपलसरी 50,000 से ज़्यादा या तो फिर 5% ऑफ कंसिडरेशन, उन दोनों में से जो ज़्यादा है, और वो जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस नीचे के दो में से ज़्यादा हो रहा है तो ही टैक्सेबल होगा. डोंट वरी फ्रेंड्स, विल बी अंडरस्टैंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल. बट बिफोर मूविंग इनटू दैट, अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूँ फ्रेंड्स, तो वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में. और वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या होती है, तो एक बार हम वो पढ़ लेते हैं. जनरली क्या होता है कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल होती है, तो उसमें ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने में टाइम लगता है. देयर इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्व फॉर कंप्लीटिंग द ट्रांजैक्शन. What happens is date of agreement, that means the date on which that property is agreed to be transferred in the name of someone else, and the date of registration, जब हम actually उस documents को register करवाते हैं, वो dates generally different होती है, generally different होती है. तब होता क्या है फ्रेंड्स कि अगर हम बात करें इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉ ये कहता है कि वी शुड कंसीडर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. तो प्रॉब्लम क्या होगी फ्रेंड्स कि यहाँ पे दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर दो डेट्स अलग अलग आती है. एक डेट आती है जिस दिन हमने एग्रीमेंट किया, और दूसरी डेट आती है जिस दिन हमने उस जो डॉक्यूमेंट्स है उसको हमने रजिस्टर करवाया. दैट इज नोन एज द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर वो दोनों अलग अलग होती है, as you can read here friends, if the date of agreement and the date of registration are different in case of immovable property, the stamp duty value as on the date of agreement needs to be considered. इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हम एग्रीमेंट के दिन जो SDV है वही कंसिडर करेंगे, लेकिन कब? वहाँ पे कंडीशन है, यू विल कंसिडर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट when either whole amount or part of an amount is received through an account pay check or an account pay draft or an electronic clearing system. अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ इंक्लूड नहीं की है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि आपको चेक से अमाउंट मिलनी चाहिए, या तो पूरी अमाउंट होनी चाहिए या फिर पार्ट कंसिडरेशन होनी चाहिए. बट लिसन केयरफुली फ्रेंड्स, दिस अमाउंट मस्ट बी रिसीव्ड आइदर ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट. दैट मीन्स जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हैं उस दिन, या तो फिर उससे पहले, या तो पूरा कंसिडरेशन आपको मिल जाना चाहिए. 10 लाख का फ्लैट है, पूरे 10 लाख रुपए, या तो फिर पार्ट कंसिडरेशन, सपोज 1 लाख रुपए. तो वो 1 लाख रुपए अगर मैं दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो वो 1 लाख रुपए या तो मैं डेट ऑफ एग्रीमेंट को दूं, या तो फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले. किस फॉर्म में दूंगा? आइदर इन द फॉर्म ऑफ अकाउंट पे चेक और एन अकाउंट पे ड्राफ्ट और एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, दैट इज RTGS और NEFT. तो मुझे डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन वाली SDV लेनी है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट मीन्स वो पार्ट कंसिडरेशन में नहीं दे रहा, या तो फिर मैं दे रहा हूं डेट ऑफ एग्रीमेंट के बाद, तो फिर मैं कौन सी डेट वाला लूंगा? इट विल बी एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. अब समझते हैं फ्रेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में. सी, लुक एट द एग्जांपल हियर. Mr. X gives a house to his friend. Mr. A gives a house to his friend Mr. X for a consideration of rupees 12 lakhs, whose stamp duty value is 75 lakhs on 1st of July 2019. That is the date of agreement. However, registration was completed on 11th of December 2019 when the stamp duty value was 77 lakhs. Now, Mr. X has paid a token amount of rupees 1 lakh on the date of agreement through an account pay check. तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम 2 कंसिडरेशंस और 2 चीजें ध्यान में रखेंगे. The first thing is section 50C, stamp duty value as on the date of agreement or as on the date of registration. तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा? तो हमने अभी प्रीवियसली देखा कि we will consider stamp duty value as on the date of agreement. कब? When either full consideration or a part consideration is received either on the date of agreement or before that.
यहां पे मिस्टर एक्स इज पेइंग 1 लाख रुपीज, सो बट वो कब पे कर रहा है 1 लाख रुपीज? हैज पेड ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, दैट मीन्स वो एग्रीमेंट के दिन ही पैसे दे रहा है, देन वी विल कंसिडर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ agreement, and hence in the above situation as part consideration is paid through an account pay check, the stamp duty value as on the date of agreement will be taken. Now understand it from the viewpoint of gifts friend. अभी important है. First of all, difference between stamp duty value and consideration. 75 lakhs minus 12 lakhs, that is 63 lakhs. Actually friends, यहाँ पे जो मैंने example दिया हुआ है वहाँ पे एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर difference ही 50,000 से ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है 63 lakhs और मेरा कंसिडरेशन कितना है 12 lakhs. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट स्टेप वुड बी डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड कंसिडरेशन, दैट इज 75 lakhs minus 12 lakhs, 63 lakhs. अब दूसरा स्टेप 5% और कंसिडरेशन और 50,000 विच एवर इज हायर. तो 5% ऑफ कंसिडरेशन कितना हुआ 12 lakh के 5% विच कम्स टू 60,000 और रुपीज 50,000 विच एवर इज हायर 60,000. तो अब देखिए क्या ये डिफरेंस, what is the difference? Difference is 63 lakh. Is this 63 lakh greater than 60,000? That's the question. Is this 63 lakh greater than 60,000? Logical सी बात है. And your answer is yes. And if your answer is yes, the entire amount of the difference, that is this 63 lakhs will be taxable in the hands of Mr. X. तो उसको हम step wise देखेंगे. First step में difference between SDV and consideration 63 lakhs, उसको साइड में रख दीजिए. उसके बाद 5% ऑफ कंसिडरेशन और रुपीज 50,000 विच एवर इज हायर. उसका जो आंसर है और 63 लाख को कंपेयर करेंगे. अगर 63 लाख ज्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा. मतलब अगर आप समझ लीजिए कि ये 75 lakhs की प्रॉपर्टी अगर आप सस्ते में दे रहे हो या तो फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दे रहे हो तो आप टैक्स में फॉल होंगे, ये कंफर्म सी बात है. क्योंकि यही लूप होल्स थे जिसके एडवांटेज लेके सब लोग गिफ्ट देना शुरू कर देते थे. फ्रेंड्स यहाँ पे एक और बात मैं आपको बता दूँ, अगर हम सेक्शन 64(2) क्लबिंग की बात करें, जो हमारा प्रीवियस सेशन वीडियो था उसमें मैंने क्लबिंग के प्रोविजंस डिस्कस किए थे, उसकी अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो एक बात आप समझ लीजिए, वहाँ पे हमने देखा था कि अगर प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है तो उसमें से जो इनकम आ रही है इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. तो यहाँ पे बात ये होगी फ्रेंड्स कि अगर आप किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हो या फिर आपको किसी से प्रॉपर्टी मिल रही है, समवन इज आइदर गिविंग यू अ प्रॉपर्टी. अगर आप इसी एग्जांपल की बात करें 75 लाख की प्रॉपर्टी आपको किसी ने दे दी इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, तो आपको तो कोई कंसिडरेशन मिला नहीं और आपने कोई कंसिडरेशन दिया नहीं. तो इस प्रॉपर्टी को अगर आप लेट आउट करेंगे, सपोज ये प्रॉपर्टी आपने लेट आउट कर दी, तो एक बात तो तय है कि 75 लाख की प्रॉपर्टी आपने जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ली, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल में देखा उस हिसाब से जो डिफरेंस है बिटवीन 75 लाख एंड 12 लाख, 63 लाख वो मेरे हैंड्स में टैक्सेबल हो जाएंगी क्योंकि अंडर द हेड गिफ्ट. अभी दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? तो दूसरा क्वेश्चन ये होगा फ्रेंड्स कि वो प्रॉपर्टी मुझे फ्री ऑफ चार्ज मिली, अभी उसी प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे चढ़ा रहा हूँ, उसमें से मुझे रेंट मिल रहा है, तो वो जो रेंट इनकम है फ्रेंड्स वो मेरी नहीं होगी, इट विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. Why? Because clubbing provisions will attract in case of without consideration or inadequate consideration. तो वो तो प्रॉब्लम होनी ही वाली है. तो एक बात आप समझ लीजिए, आप ऐसे एक साइड अगर आपको एडवांटेज मिल रही है तो दूसरी साइड आप डिसएडवांटेज पे भी खड़े हो. यहाँ पे हम सिर्फ गिफ्ट्स की बात करें, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए थी कि अगर ऐसा आप करेंगे तो आप दोनों में फॉलो हो सकते हो फ्रेंड्स. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि गिफ्ट्स फ्रेंड्स ये तो हमने देख ली, कैश गिफ्ट्स है, प्रॉपर्टी अगर आपको मिल रही है, प्रॉपर्टी में दो पार्ट हुए, मूवेबल इमूवेबल. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो मैं एफएमवी लूंगा, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लूंगा. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट लूंगा अगर एग्रीमेंट या उससे पहले पेमेंट हो चुका है. अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो सबसे पहले तो मैं डिफरेंस फाइंड करूंगा, वो डिफरेंस को सेट असाइड करूंगा, उसके बाद 5% ऑफ कंसिडरेशन और 50,000 उन दोनों में से जो हायर है उसका जो आंसर है अगर वो एसडीवी और कंसिडरेशन से ज्यादा है तो फिर नहीं. अगर ये डिफरेंस एसडीवी और कंसिडरेशन का डिफरेंस ज्यादा आ रहा है यहाँ के कैलकुलेशन से तो फिर वो डिफरेंस फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा. अभी समझते हैं कि किन सिचुएशन में गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं होगा फ्रेंड्स. तो सबसे पहले नॉन एप्लीकेबिलिटी, तो कहाँ पे टैक्स नहीं होगा? इफ इट इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव. फ्रेंड्स रिलेटिव की डेफिनेशन यहाँ पे एस्टेरिस्क साइन में मार्क की गई हुई है.
तो हम रिलेटिव की डेफिनेशन आगे देखेंगे। तो अगर कोई गिफ्ट्स रिलेटिव से मिल रहा है तो फिर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, दैट मीन्स in case of relative only. Now second on occasion of marriage. Now this is somewhat problematic friends कि अगर हम इस चीज़ की बात करें ना तो ज़्यादातर हमें यहाँ पे कैश गिफ्ट्स मिलती है, और हमने देखा है प्रैक्टिकली भी कि ज़्यादातर लोग ये मैरिज का फ़ायदा उठा के ना 15-20 लाख 25 लाख की कैश गिफ्ट्स, मतलब अपनी अमाउंट जो है ना वो कैपिटल में गिन के एक खड़ी कर देते हैं, फॉर्म खड़ी कर देते हैं, ये बोल के कि भाई मैरिज के ओकेशन पे इस बंदे को या फिर बंदी को गिफ्ट्स में मिली थी। अब फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट रिसेंटली 17 में जो चेंज लेके आए थे उसके अंदर हमारे हॉनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उस वक्त के लेट श्री अरुण जेटली जी ने ये बात कंसिडर की थी कि भाई इस चीज़ का बहुत ही डिसएडवांटेज लोग ले रहे हैं कि भाई मैरिज के ओकेशन पे लोग इतनी सारी कैश ले लेते हैं और फिर मैरिज तो एग्जाम्शन में है तो फिर वहाँ पे तो आपको गिफ्ट्स की टैक्स लगेगी नहीं, तो वो 50,000 का क्वेश्चन आएगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि नॉन एप्लीकेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ तो वो 50,000 नहीं आएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जो वो क्लॉज इंक्लूड किया गया हुआ फाइनेंस 17 का कि आप 2 लाख से ज़्यादा किसी से कैश नहीं ले सकते, दैट मीन्स अ पर्सन कैन नॉट एक्सेप्ट कैश मोर देन 2 लाख ऑन अ सिंगल डे और ऑन अ सिंगल ओकेशन, अदरवाइज यू विल अट्रैक्ट पेनल्टी अंडर सेक्शन 271। पेनल्टी अट्रैक हो जाएगी अगर आप 2 लाख से ज़्यादा कैश ले रहे हो। पहले क्या था कि 2 लाख से ज़्यादा आप कैश लेते थे TCS हो जाता था 1%, अभी क्या हो रहा है आप 2 लाख से ज़्यादा कैश ले ही नहीं सकते वरना पेनल्टी आ जाएगी 271D। तो वो पेनल्टी में डेफिनेशन क्या दी गई हुई है कि आप 2 लाख से ज़्यादा कैश नहीं ले सकते फ्रॉम ए सिंगल पर्सन और ऑन ए सिंगल ओकेशन। तो मैरिज की बात करूँ फ्रेंड्स तो वो मैरिज है ना वो एक सिंगल ओकेशन हो जाएगा और उसमें आप 2 लाख से ज़्यादा कैश गिफ्ट्स नहीं ले सकते। तो एक बात तो समझ लीजिए फ्रेंड्स कि नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ गिफ्ट्स लिखा हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स होंगी ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज। इफ यू आर एक्सेप्टिंग इट फॉल्स अंडर अ सिंगल ओकेशन एंड इट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। एक समझ लीजिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको पेनल्टी लग जाएगी अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा लिया तो। दिस इज फॉर योर नॉलेज फ्रेंड्स प्रैक्टिकली। नेक्स्ट वन वॉज अंडर विल और एन इनहेरिटेंस। फादर अपने सन को या फिर ग्रैंडफादर अपने सन या डॉटर को दे रहे हैं इन कंटेम्पलेशन ऑफ ए डेथ फ्रॉम ए लोकल अथॉरिटी, फ्रॉम ए बॉडी और ए ट्रस्ट और एन इंस्टीट्यूशन और एनी अदर सच पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड। सो दिस आर द क्लास ऑफ पीपल जिसमें गिफ्ट्स अट्रैक्ट नहीं होगा, दैट मीन्स टैक्सेबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। अब फ्रेंड्स लास्ट में लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ए रिलेटिव। फ्रेंड्स जस्ट गो थ्रू द डेफिनेशन। इट इंक्लूड स्पाउस, brother or sister of an individual, brother or sister of spouse of an individual. We need to consider those 2 branches, husband, wife, husband, brother, sister, wife, brother, sister, father, mother, lineal ascendant, descendant, member of an HUF for HUF. HUF के लिए एक बात समझ लीजिए फ्रेंड्स, फॉर एन HUF मेंबर जो है वो उसका रिलेटिव है, वाइस वर्सा सिचुएशन नहीं है, ठीक है, टैक्सेबिलिटी फॉल हो जाएगी। HUF के लिए मेंबर रिलेटिव है, मेंबर के लिए आप नहीं बोल सकते कि HUF उसका रिलेटिव है। दैट मीन सपोज मेरी HUF चल रही है तो HUF के लिए मैं रिलेटिव हूं, बट मेरे लिए HUF रिलेटिव नहीं होगी, वो डेफिनेशन आउटसाइड द एम्बिट हो जाएगी। इसलिए लिखा हुआ एनी मेंबर ऑफ एन HUF फॉर HUF, HUF के लिए उसका मेंबर जो है वो रिलेटिव है। इंडिविजुअल मिस्टर एक्स उसके लिए उसका HUF रिलेटिव नहीं होगा, लेकिन एक्स का HUF है उसके लिए एक्स रिलेटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड दिस? And friends, that was your general calculations or taxability of gifts. In case of any doubts, you can mail me. I will be happy to answer you. Thank you.